रूस यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। 80 दिन का समय बीत चुका है और उधर रूस का सेना ने मोर्टार से यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये हमला किस इलाके में किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में रूस के सैनिक मोर्टार से यूक्रेन के सैनिकों पर जोरदार हमले करते नजर आए। एक बार हमला शुरू होने के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर मोर्टार की बारिश कर दी। जिस जगह को निशाना बनाकर रूस के सैनिकों ने हमले किए, वहां मोर्टार गिरते ही तेज रोशनी के साथ ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा गया। हमले से पहले रूस के सैनिक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन की सेना को निशाना बनाना था। इसके बाद ड्रोन की मदद से रूसी सेना ने हमले के लिए टारगेट का पता लगाया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखाई दिया कि वहां एक बड़े इलाके में हमले के वक्त छिपने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, जिनमें कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। और रूसी सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि यूक्रेन के इन्हीं सैनिकों और उनकी पोस्ट को तबाह करने के लिए वहां मोर्टार से जोरदार हमला बोला गया, जिसके लिए टारगेट का पता चलते ही रूसी सैनिकों ने मोर्टार दागने के लिए लॉन्चर को वहां पर फिट कर दिया। इसके बाद एक बार फिर निशाने की सटीक जानकारी ली गई और जैसे ही हमले की सही जगह का पता चला, दुश्मन के ठिकानों पर मोर्टार से भीषण हमले शुरू कर दिए गए। रूस के सैनिकों के मोर्टार को लॉन्चर में डालते ही वो तेज धमाके के साथ दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए चल देता। हालांकि यूक्रेन की सेना को इस हमले में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं खबर आई कि अमेरिका, जापान और रूस की तरह चीन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में शामिल हो गया। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि चीन का सपना है कि उसकी वायुसेना की ताकत उतनी ही हो जितनी अमेरिका की है, और इसीलिए वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस रिपोर्ट में चीन की प्लानिंग का जिक्र किया गया, उसमें यह भी लिखा गया कि चीन का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का कार्यक्रम अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम की टक्कर का होगा, जिसमें वो J-25 और J-28 जैसे लड़ाकू विमान बनाएगा, जिनमें खास तौर पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये वो तकनीक है जिसमें विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। मतलब ये कि दुश्मन उनका सिग्नल ही ना पकड़ पाए। वैसे चीन अकेला नहीं है जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका, जापान, रूस, स्वीडन और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। और ये सभी देश अपने अपने देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें चीन पर खास जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी के विमान बनाने के लिए चीन ने 2025 से 2030 के बीच का समय रखा है, क्योंकि चीन चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना अमेरिका की बराबरी की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की जिस कंपनी को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने रिसर्च शुरू कर दी है। वैसे इस मामले में चीन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। कहा जाता है कि इससे पहले जब चीन ने J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था, तो उसका इंजन बनाने में उससे नानी याद आ गई थी। मतलब ये कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है और वो अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहा है, जिनमें स्टेल्थ तकनीक शामिल है, जिसके लिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है ताकि उसके विमान दुश्मन की आंखों में धूल झोंक सके। इसके अलावा वो पहले से बेहतर इंजन भी बनाने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, इन विमानों से हाइपरसोनिक हथियार भी दागे जा सकेंगे और वो ड्रोन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन के छठी पीढ़ी के विमान उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी, या यूं कहें कि उसका विकल्प होगा कि उसे कोई इंसान उड़ाए या उन्हें कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाए। और नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जमैका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने वहां अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया और बाद में राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सा, खेल, शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। श्रीलंका में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। वहां के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनके देश में महज 1 दिन के लिए पेट्रोल ही बचा है। इतना ही नहीं, सरकार ने यहां तक कह दिया कि रोजाना 24 घंटे में 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पर पुतिन के राज के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि वहां उनके तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने यह बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यूक्रेन ही इस जंग में जीतेगा और हार का खमियाजा पुतिन अपनी कुर्सी गंवाकर भरेंगे। जसप्रीत हमारे साथ मकरोब से लाइव जुड़ रही हैं। जसप्रीत, क्या पता चल रहा है?
जी किशोर, ऐसी खबरें हैं कि पुतिन की कई करीबी जनरल और विदेश विभाग के अधिकारी उनका युद्ध में साथ छोड़ चुके हैं। दरअसल रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और अगर हम देखें तो पुतिन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनको रोकने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो है उनका तख्ता पलट। और रूस में ऐसी खबरें हैं कि अंदर ही अंदर उनके खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और अभी इनका युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ, लेकिन रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना को टारगेट कर मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी सेना मिसाइल और तोपों से लगातार हमला कर रही है। एक के बाद एक रूसी सेना ने कई मिसाइल यूक्रेन पर दागे। इस दौरान पूरा इलाका धमाकों की आवाज से दहल उठा और आसपास का इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। इस बीच यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ, जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने राजधानी कीव के बाद खार्किव शहर में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव वो शहर है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं और पिछले महीने जब उसने यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया था, तब भी उसने खार्किव शहर पर तगड़ा हमला बोला था। और रूस की सेना ने वहां बम, मिसाइलें और रॉकेट दाग दाग कर शहर को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया। बल्कि यूक्रेन ने तो उल्टा रूस के ही बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। उसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी राइफल थामे यूक्रेन के सैनिक एकदम जोश से भरे नजर आए। जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखी। वो मुस्कुराकर थम्स अप और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी फतेह का डंका पीटते नजर आए। वीडियो में सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी और यूक्रेन की सेना ये दावा करती सुनाई दी कि उसने ही अपनी उस बॉर्डर पोस्ट को रूस की सीमा पर वापस लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह साफ नहीं किया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया है। और इसी के बाद एक दिन पहले नेटो के महासचिव ने बहुत बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगर यूक्रेन को दूसरे देशों की और मदद मिली तो वो वाकई रूस के दांत खट्टे कर सकता है। और अपने दावे के पीछे उन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की सेना की कछुए जैसी चाल और उसे यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके मिलने को वजह बताया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में हुई एक मीटिंग में कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग वैसी नहीं जा रही जैसी उसने प्लान की थी। रूस कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा, वो खार्किव के आसपास से भी निकल रहा है। रूस यूक्रेन पर जंग छेड़ने का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। हालांकि येंस स्टोलनबर्ग ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना यूक्रेन का जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दूसरे देशों को उसे और मदद भेजनी होगी, तभी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। लेकिन नेटो महासचिव के बयान से उलट इस युद्ध पर नजरें बनाए हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को ज्यादा दिन तक दूसरे देशों से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मदद करने वाले यूरोप के देशों की खुद की हालत जंग की वजह से बहुत खराब है। क्योंकि जंग की मार अकेले रूस पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि पश्चिमी देशों को भी उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अगर जंग और लंबी खिंची तो यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। जंग लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए होता है और रूस को उस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप को तेल और गैस बेचकर मिलता है। रूस के पास इतनी गैस है कि यूरोप की जरूरत का करीब 40% हिस्सा अकेला रूस पूरा करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन में रूस को धूल चटानी है तो उन्हें रूस की इस ताकत पर, रूस की इस कमाई पर ही करारा वार करना होगा। यानी यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदनी पूरी तरह बंद करनी होगी। लेकिन 3 महीने होने को आ गए और अब तक यूरोप के कई देश रूस से गैस खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। बल्कि जर्मनी और इटली जैसे नेटो के सदस्य तो गैस के लिए रूस के इतने मोहताज हैं कि अगर रूस ने उन्हें अपनी गैस बेचनी बंद कर दी तो दोनों देशों में उथल पुथल मच जाएगी। गैस नहीं मिली तो बिना जंग लड़े ही वहां लोगों की हालत मरने वाली हो सकती है, अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटेगा, और अगर गुस्सा फूटेगा तो सरकारें डोलने लगेंगी। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों के नेता अपनी कुर्सी जाने का रिस्क उठाने को तैयार नहीं। यही वजह है कि यूरोप में नेटो के जर्मनी जैसे बड़े सदस्य ने अब तक रूस से तेल और गैस खरीदनी बंद नहीं की है।
जीत सका है और न ही यूक्रेन के सैनिक घुटने टेकने को तैयार हैं। मारियोपोल में चल रही इस लड़ाई में रूस की तरफ से कादिरव के लड़ाके भी लड़ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि इस जंग में कादिरव ने शुरू और बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर हो रहे हैं और मलबे में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मोर्टार चलाने वाले सैनिक एक्शन में दिख रहे हैं और लगातार रूसी सैनिक यूक्रेन को निशाना बनाकर मोर्टार से गोले दागते दिखे, जिसके बाद हर तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। हालांकि रूस की इस गोलीबारी की जगह क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। चीन की सेना ने एक बार फिर सैन्य अभ्यास कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ताइवान से तनातनी के बीच किए गए इस अभ्यास से जुड़ा एक वीडियो भी चीन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें चीनी सैनिक एक सुनसान इलाके में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इस सैन्य अभ्यास में कई हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सामने आए वीडियो में चीन के कुछ सैनिक जंग के लिए अपनी पोजीशन लेते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अपने टारगेट पर वार करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी। इस दौरान घातक टैंकों से भी ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। यही नहीं, चीनी सैनिकों ने लड़ाकू विमानों के हमलों से निपटने के लिए अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को भी परखा। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि चीन ने ये सैन्य अभ्यास किस जगह पर किया, लेकिन हाल के दिनों में उसने कई बार ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। कभी उसके लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं, तो कभी उसके जंगी जहाज समुद्री सीमा का उल्लंघन कर देते हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अलग अलग हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। इस अभ्यास का यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें ज़ेलेंस्की के कुछ जवान ग्रेनेड लॉन्चर से हमले का अभ्यास करते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने टारगेट की पहचान की और फिर कई राउंड गोलाबारी की। यही नहीं, यूक्रेन के जवान असॉल्ट राइफल चलाने की भी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। सैनिकों ने इसके लिए भी अलग अलग टारगेट चुने और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। बताया गया कि यूक्रेन के जवानों ने हथियार चलाने का यह अभ्यास निप्रो शहर के पास एक मैदान में किया। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन सैनिकों का आभार जताया जिन्होंने रूस की सीमा तक पहुंचने का दावा किया था। और एक दिन पहले यूक्रेन के सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद ये कहा गया कि वो खार्किव के नजदीक रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं। और उन्हीं सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने खार्किव में रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का जिक्र करते हुए इसे एक बड़ी जीत बताया। 27 батальйон, 127 бригада територіальної оборони України. एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी करके दावा किया गया कि उसके सैनिक रूस के बॉर्डर पर पहुंच गए। वीडियो में यूक्रेन के कई सैनिक हाथों में राइफल थामे जबरदस्त जोश में दिखाई दिए, जबकि सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी। हालांकि यूक्रेन ने ये साफ नहीं किया कि वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया। डोनेट्स्क के एक इलाके में यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर जैवलिन मिसाइल से किए गए हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक कंधे से जैवलिन मिसाइल लॉन्च करता नजर आया। जवान ने सबसे पहले दूर खड़े एक टैंक को अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। वहीं जैसे ही हवा को चीरती मिसाइल टैंक पर गिरी, वो बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिर गया। यही नहीं, मिसाइल हमले के बाद टैंक में कई जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जिस टैंक को तबाह किया वो रूसी फौज का था। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने 4 लड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग की। बिहार की मधुबनी में बदमाशों ने पुरानी रंजिश में 4 लड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें चारों बुरी तरह से घायल हो गए। घायल हुए लड़कों में कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर घात लगा करके अपराधियों ने गोली चलाया है। बच्चे को माथे पर, गर्दन में, सीने पर गोली लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने हथियार समेत 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। नैनीताल और हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का ऐलान किया जो किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं। दावा है कि MQ-9B ड्रोन में ऐसा खास फीचर जोड़ा जा रहा है जिससे उसकी ताकत लगभग F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह हो जाएगी, जिसे साबित करने के लिए जनरल एटॉमिक्स ने अपने MQ-9B ड्रोन का एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया, जिसमें ड्रोन किसी हवाई जहाज की तरह एक जंगी जहाज से टेक ऑफ और लैंड होता नजर आया।
असल में कंपनी ने अपने ड्रोन के लिए स्टोल यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का फीचर तैयार किया है, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जंगी जहाजों से उड़ान भर सकेगा। बताया गया कि इसके लिए ड्रोन में विंग और टेल किट जोड़ी गई, जो कि उसमें आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग मुर्गे के मीट खरीदने से पहले भी 100 बार सोचने को मजबूर हैं। आलम यह है कि वहां के हर घर की जरूरत माने जाने वाले मुर्गे की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पार जा चुकी है। और ये हाल वहां के किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही मुर्गे के मीट की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई, जिससे वहां के लोगों में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा असर वहां के उन गरीबों पर पड़ा जो अब से पहले 300 से 350 रुपए किलो मुर्गा खरीदते थे। बताया गया कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से ज्यादातर लोग बकरे का मांस खाना भी छोड़ चुके हैं। ऐसे में चिकन के अचानक महंगा होने से आम लोगों की थाली से मीट गायब ही हो गया। वहीं कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मुर्गे की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान में मुर्गे की कमी है और मांग ज्यादा है। इसलिए आने वाले दिनों में चिकन की कीमतों में और भी बढ़ोतरी होगी। जबकि इस पेशे से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकारी लापरवाही और जमाखोरी की वजह से चिकन के दाम आसमान छू रहे हैं। उधर यूक्रेन के ओदेसा में रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन के पर्यटन स्थल समेत कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इन हमलों में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है और रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां इतने बम बरसाए कि कई इमारतों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते वो आग में जलकर राख हो गई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। सामने आई है कि तस्वीर में यूक्रेन पुलिस के जवान हादसे वाली जगह पर पहुंचे नजारा लेते दिखे और खबर है कि रूसी सेना ने उस इलाके में हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से वहां लगातार हमले के सायरन भी बजाए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित जगहों पर जाकर अपनी जान बचा सकें। चीन ने नेटो देशों को चेतावनी देकर दुश्मनी का एक और अध्याय शुरू कर दिया। चीन और रूस की दोस्ती नेटो देशों को फूटी आग नहीं सुहाती। अमेरिका तो हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया, जिसका चीन ने भी बिना डरे जवाब दिया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी में तब एक और अध्याय जुड़ गया, जब चीन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि उन्होंने यूरोप में जो किया वो एशिया में करने की जुर्रत न करें। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन ने दो टूक कहा कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से नेटो ने यूरोप की लुटिया डुबो दी और अब वो एशिया में भी वही करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका में नहीं पड़ती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब चीन ने नेटो को एशिया के मुद्दे पर आंखें दिखाई हैं और उसे इंडो पैसिफिक रीजन से दूर रहने को कहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड बना था, जिससे चीन बौखला उठा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने उन्हें चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हुई है और खबर आई थी कि अमेरिका और जापान की सेना ने समंदर में साझा अभ्यास भी किया था, जिसके बाद चीन की टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि चीन हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में हुकूमत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि नेटो देशों को चेतावनी देकर उसने यही चेताया कि यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेटो ही जिम्मेदार है। चीन का कहना है कि नेटो यूरोप में विस्तार करके रूस को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जो देश नेटो में शामिल होंगे वो पुतिन के दुश्मन बन जाएंगे। या यूं कहें कि चीन मानता है कि रूस को कमजोर करने के लिए नेटो ने पहले यूरोप में मायाजाल फेंका और अब वो एशिया में वही करना चाहता है ताकि चीन कमजोर हो जाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक एनकाउंटर की जांच के दौरान सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान जवानों ने 3 आतंकियों और उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश की वजह से तमुलपुर, मोजाई, नगाव जिलों में कई सड़कें और पुल टूट चुके हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर पानी भर गया है। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर खार्किव से पुतिन की सेना को खदेड़ने का दावा किया। पिछले कई दिनों से शहर पर कब्जे के लिए वहां भीषण जंग चल रही है, जिसका जेलेंस्की की सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खार्किव के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बनकर टूटती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इसके बाद वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता दिखा। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में यूक्रेन की सेना ने एक इमारत के पास भी बमबारी की। धमाके की वजह से वहां आग और धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। धूल और धुएं का गुबार छटा तो वहां मौजूद कुछ रूसी सैनिक जान बचाने के लिए उस इमारत में घुस गए, लेकिन तभी जेलेंस्की की सेना ने उन्हें निशाना बनाने के लिए वहां एक और बम गिरा दिया। इसके बाद हर तरफ धुआं छा गया। इस हमले में उस इमारत का एक हिस्सा भी धराशायी हो गया। इसी तरह यूक्रेन ने खार्किव के एक दूसरे इलाके में पुतिन की फौज को निशाना बनाकर हमले किए, जिसके बाद वहां मौजूद रूसी सैनिक जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। लेकिन इन हमलों में पुतिन की सेना के कितने सैनिक मारे गए इसकी जानकारी नहीं दी गई।
वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों के बाद रूसी सेना ने खार्किव शहर के पास मौजूद एक कल्चरल सेंटर को रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें उस कल्चरल सेंटर की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। या यूं कहें कि रॉकेट से हुए हमले की वजह से पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। जो वीडियो सामने आया उसमें हमले के बाद वहां से धुआं निकलता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही इस इमारत को निशाना बनाया गया था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त इमारत पर रॉकेट से हमला हुआ था उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और वहीं अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे हुए यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और वहां पर जारी भीषण जंग के बीच रूस की सेना इस बात के लिए तैयार हो गई है कि वो घायल सैनिकों को वहां से निकलने देगी। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के गंभीर रूप से घायल सैनिकों को निकाला जाने लगा। बताया गया कि 10 से ज्यादा बसों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। इस दौरान अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में रूस की सेना भी उस काफिले के साथ रही। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के घायल सैनिकों के स्टील प्लांट में फंसे होने की बात कही जा रही है। साथ ही प्लांट के अंदर यूक्रेन के वो सैनिक भी मौजूद हैं जो रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ने पूरी निगरानी में यूक्रेन के सिर्फ उन्हीं सैनिकों को बाहर निकलने दिया जो बुरी तरह जख्मी थे। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों के निकाले जाने पर खुशी जताई। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूस के कुछ टैंकों पर हमले का वीडियो जारी किया। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना सिवर्स्की दोनेट्स नदी को पार कर रही थी, तभी उन्हें वहां रूस की फौज के कुछ टैंक खड़े नजर आए जिन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि सिवर्स्की दोनेट्स नदी के आसपास के इलाके में दुश्मन के कई टैंक खड़े थे जिन्हें यूक्रेन की फौज के तोपखानों से एक एक कर उड़ा दिया गया। हरे भरे इलाके में जहां तहां खड़े टैंकों पर जैसे ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों की नजर पड़ी उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। वहां अच्छी खासी संख्या में पेड़ और झाड़ियां होने की वजह से कहीं कहीं आग भी लग गई। ऐसे में वहां से धुआं उठना शुरू हो गया और पुतिन की सेना के उन टैंकों के साथ उन पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्षकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में कराए जा रहे सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में करीब 20 दिन बाद एक लड़के की हत्या के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने पिता से बाइक दिलाने की मांग की थी। इस बात से नाराज पिता ने अपने ही बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 बदमाशों ने एक दुकान में धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने दुकानदार की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर गले में रखे करीब 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। रूस ने लुहांस्क में यूक्रेन की किलेबंदी ध्वस्त करने का वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने यह हमला वहां बिजली बनाने वाले एक प्लांट के पास किया, जिसे साबित करने के लिए रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें साफ दिखा कि जंग के मैदान में उतरे यूक्रेन के सैनिकों ने उस थर्मल पावर प्लांट के पास अपना एक ठिकाना बना रखा था, लेकिन जैसे ही रूसी सैनिकों को उनके इस ठिकाने की भनक लगी उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। वीडियो में दिखा कि उस प्लांट के इर्द गिर्द रूसी फौजियों के सफाई के लिए यूक्रेन की सेना ने कई जगहों पर लैंडमाइन भी बिछा रखी थी, लेकिन वो भी पुतिन की फौज की नजरों से ज्यादा देर ओझल नहीं रह पाई और उनका भी नामो निशान मिटा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान रूस के सैनिकों के बीच बढ़िया तालमेल देखा गया, जिस वजह से वो बेहद आसानी से उस इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ने में कामयाब हो पाए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों की आज बैठक होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों की आज बैठक होने वाली है। इस बैठक में उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने की योजना पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के कराची में एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 10 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यूक्रेन के विद्रोहियों के डोनेस्क में ज़ेलेंस्की के कुछ सैनिकों पर हमले का वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को तबाह करने के मकसद से उसके फौजियों को निशाने पर लिया गया, जो कि सामने आए वीडियो में दिखा भी। उसमें यूक्रेन के कई विद्रोही डोनेस्क के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की फौज को निशाना बनाते नजर आए। कहीं तोपखाने से तो कहीं टैंक से उन लोगों ने ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर हमला किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। वहां के एक इलाके में यूक्रेन के उन विद्रोहियों ने तो ऐसी तबाही मचाई कि जगह जगह एक के बाद एक कई धमाके होते चले गए। कहीं यूक्रेन के सैनिक निशाने पर आए तो कहीं उसकी फौज के हथियार, तो कहीं हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को उजाड़ने की साजिश रही।
उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, अपने हथियारों की ताकत दिखाई है और रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले। और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों के हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं लुहांस्क को यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाले रेलवे पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस रास्ते का इस्तेमाल कर रूस की सेना लुहांस्क के कुछ इलाकों पर चढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसने पुल को ध्वस्त कर रूस की फौज को रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो खुद यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें उस रेलवे पुल को गिराने के लिए एक साथ 2 बड़े धमाके होते दिखाई दिए। धमाके इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और ब्लास्ट के बाद वहां से काफी ऊंचाई तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने लुहांस्क में रूसी सेना को मिलने वाली मदद के रास्ते को बंद कर दिया। और इस बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारिउपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने मारिउपोल में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए हैं, जिसके सामने आए वीडियो में विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दाग कर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़ाके ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट गया हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। दावा है कि सर्वे कर रही टीम को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इस जगह को सील कर दिया गया। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। असम और केरल में भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां उन्होंने माया देवी मंदिर में पूजा की और अपने भाषण में राम मंदिर का भी जिक्र किया। नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में डॉलर का एक नया सिक्का जारी किया। ये जानकारी यूक्रेन के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही इस सिक्के की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये एक डॉलर का सिक्का है, जिस पर यूक्रेन के झंडे के रंग साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन के झंडे वाले रंगों के जरिए यूक्रेन को इस जंग में समर्थन देने का संदेश दिया गया है। नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड और स्वीडन की राह में तुर्की रोड़ा बन गया। तुर्की ने इन दोनों देशों पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और ये बात भी सामने आई कि फिनलैंड इसी महीने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगा। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आ गया जब तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उनके नेटो में शामिल होने पर ऐतराज जता दिया, जबकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो में ही दो फाड़ होने का खतरा मंडराने लगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। तुर्की के इस कदम से सीधा फायदा रूस को होगा, क्योंकि ये दोनों देश रूस के पड़ोसी हैं और अगर ये नेटो का हिस्सा बन जाएंगे तो इस सैन्य संगठन की सेना रूस के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। और इसी वजह से रूस शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है। यही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के ऐलान के बाद रूस इस दोनों देशों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुका है। और तो और रूस ने फिनलैंड से जुड़ी अपनी 1300 किलोमीटर की सीमा पर सेना तक तैनात कर दी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात करने की धमकी दी। लेकिन रूस की इन धमकियों के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने के अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद पश्चिमी मीडिया की तरफ से ये तक दावा किया गया
कि पुतिन बौखलाहट में यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड और स्वीडन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन अब तुर्की ने भी इन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि तुर्की को अपने इस कदम से अमेरिका के नाराज होने का डर भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि समान विचारधारा वाले रूस के सभी पड़ोसी देश नेटो का सदस्य बने, ताकि रूस की घेराबंदी की जा सके, ताकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की इसके लिए राजी नहीं। असल में तुर्की के इस कदम के पीछे अपनी दलील है। उसका आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड कई आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं, जिनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी शामिल है, जिसके आतंकी कई साल से तुर्की पर गुरिल्ला हमला करते रह रहे हैं। और तो और 1997 में अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। यही नहीं, इस आतंकी संगठन का समर्थन करने पर अमेरिका स्वीडन को फटकार तक लगा चुका है। लेकिन तुर्की का आरोप है कि अमेरिकी फटकार के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन इस आतंकी संगठन को हथियार मुहैया करवाते हैं। यही नहीं, इस आतंकी संगठन के सीरिया में भी कई ठिकाने हैं। लेकिन तुर्की की परेशानी यह है कि सीरिया और उसकी सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड की मदद पाकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकी उसे निशाना बनाकर लगातार हमले करते हैं। इसी वजह से तुर्की सीरिया में रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी हैं, जबकि तुर्की और सीरिया के संबंध ठीक नहीं हैं। लेकिन नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है। ऐसे में तुर्की रूस के जरिए सीरिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने या यूं कहें कि इस आतंकी संगठन के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है, ताकि आने वाले दिनों में सीरिया की तरफ से उसे किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ये दावा कर रहे हैं कि तुर्की को मना लिया जाएगा।